सुश्रुत के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नेत्र रोग की चिकित्सा। ठीक है, तो छेद्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 11। ठीक है, छेद्य नेत्र रोग की चिकित्सा कितनी होती है? 11। लेख्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 11, 9। ठीक है, छेद्य नेत्र रोग होते हैं 11, लेख्य नेत्र रोग होते हैं 9। भेद नेत्र रोग कौन से होते हैं? 5। भेद्य नेत्र रोग होते हैं 5। छेदन करने योग्य नेत्र रोग होते हैं 11, लेख्य नेत्र रोग होते हैं 9, भेद्य नेत्र रोग होते हैं 5, वैद्य रोग होते हैं 15। वैद्य रोग होते हैं 15। वैद्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 15। ठीक है, अशस्त्रकृत रोग कितने होते हैं? 12। अशस्त्रकृत रोग होते हैं 12। अशस्त्रकृत रोग होते हैं 12। याप्य रोग होते हैं 7। याप्य रोग कितने हैं? 7। असाध्य रोग कितने हैं? 17। असाध्य रोग हैं 17। ठीक है, वातज 4, पित्तज 2, कफज 1, रक्तज 4, त्रिदोषज 4 और आगंतुज 2। ठीक है, तो वातज असाध्य रोग कितने होते हैं? 4। पित्तज असाध्य रोग होते हैं 2, कफज 1, रक्तज 4। ठीक है, वातज पित्तज रक्तज। ठीक है, वातज और रक्तज जो और त्रिदोषज चार होते हैं, पित्तज और आगंतुज 2 और कफज 1। ठीक है, तो असाध्य रोग 17 होते हैं। वातज 4, पित्तज 2, कफज 1, रक्तज 4, त्रिदोषज 4, आगंतुज 2। कर्ण रोग कितने होते हैं? 28। कर्ण रोग 28 होते हैं। नासागत रोग 31। नासागत रोग 31 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मुख रोग कितने होते हैं? 65। मुख रोग 65 होते हैं। मुख रोग 65 होते हैं। मुख रोग 65 होते हैं। ठीक है, तो मुख रोग कौन कौन से होते हैं? बेसिकली आयतन, औष्ठगत, दंतमूलगत, दंतगत, जीवागत, तालुगत, कंठगत और सर्वसर। ठीक है, तो जो आयतन होते हैं वो 7 होते हैं, औष्ठगत 8 होते हैं, दंतमूलगत 15 होते हैं, दंतगत 8 होते हैं, जीवागत 5 होते हैं, तालुगत 9 होते हैं, कंठगत 17 होते हैं और सर्वसर 3 होते हैं। इसीलिए मुख रोग 65 हो गए। इन सभी को टोटल करेंगे तो मुख रोग 65 हो जाएंगे। ठीक है, तो आयतन मुख रोग 65। आयतन जो मुख रोग होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? औष्ठ, दंतमूल, दंत, जीवा, तालु, कंठ व सर्वगत। ठीक है, आयतन 7 रोग होते हैं। होंठ, दंतमूल, दंत, जीवा, तालु, कंठ व सर्वगत। ठीक है, औष्ठगत 8 रोग कौन से हैं? वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात, रक्त, मांस, मेदो, अभिघात, निमित्तः। ठीक है, औष्ठगत। ठीक है, होंठों में 8 रोग होते हैं। वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात, रक्त, मांस, मेदो, अभिघात, निमित्तः। ठीक है, वातज, पित्तज, कफ, श्लेष्मज, सन्निपातज, रक्तज, मांसज, मेदोज और अभिघातज। ठीक है, ये औष्ठगत 8 रोग हैं। दंत मूलगत 15 रोग होते हैं। ठीक है, दंत मूलगत कितने रोग होते हैं? 15। कौन कौन से हैं? शीतादो, दंत पुपुट्टको, दंत वेष्टकः, शौशिरो, महाशौशिरः, परिदर, उपकोशो, दंतर वैदर्भो, वर्धनः, अधिमांसो, नाड़य और पंचेती। दंत मूलगत 15 रोग होते हैं। शीतादो, दंत पुपुट्टको, दंत वेष्टकः, शौशिरो, महाशौशिरः, परिदः, उपकुशो, दंत वैदर्भो, वर्धनः, अधिमांसो, नाड़े और पंचेती। दंतगत रोग कितने होते हैं? 8। दंतगत रोग होते हैं 8। दालनः, कृमिदंतको, दंतहर्षो, भंजनकः, दंतशर्करा, कपालिका, श्यावदंतको, हनुमोक्षचेती। ठीक है, श्यावदंतको, हनुमोक्षचेती। ठीक है, तो दंतगत रोग कितने होते हैं? 8 होते हैं। दंतगत रोग होते हैं 8। दंतगत रोग होते हैं 8। ठीक है, कौन कौन से? दालन, कृमि दंत को, दंत हर्ष, भंजनक, दंत शर्करा, कपालिका, श्याव दंत को और हनुमोक्ष चेती। जीवागत रोग कितने होते हैं? 5। जीवागत रोग होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? त्रिविध कंटक, अलास व उपजीविका। ठीक है, त्रिविध कंटक, अलास और उपजीविका। तालुगत रोग कितने हैं? 9। तालुगत रोग होते हैं 9। गरछुंडिका, तुंडिकेरी, अदृशः, कच्छपः, अर्दुबम, ठीक है, अर्बुदम, मांस संघात, तालपुप्पुट, तालुशोषः, तालुपाक इति। ठीक है, तालुगत रोग होते हैं 9। गलछुंडिका, तुंडिकेरी, अदृशः, कच्छपः, अर्बुदम, मांस संघातः, तालपुप्पुटः, तालुशोषः, तालुपाक इति। तालुगत 9 रोग होते हैं। गलछुंडिका, तुंडिकेरी, अदृशः,
कच्छपः अर्बुदम मांस संघात तालपुपुटः तालुशोषः तालुपाक इति। कंठगत रोग कितने होते हैं? 17। रोहिणीः पंच कंठ शालुकम अधिजीवो बल्यो बलास एक वृंदः शतघनी गिलायु गल विद्रधि गलौदः स्वरघ्नो मास्तानो विदारी चेती। ठीक है, कंठगत रोग कितने होते हैं? 17। ठीक है, रोहिण्यः पंच कंठ शालुकम अधिजीवो बल्यो बलास एक वृंदः शतघ्नि गिलायु गल विद्रधि गलौदः स्वरघ्नो मांस तानो विदारी च। कंठगत 17 रोग होते हैं। रोहिण्यः पंच कंठ शालुकम अधिजीवो बल्यो बलास एक वृंदः शतघ्नि गिलायु गल विद्रधि गलौदः स्वरघ्नो मांसतानो विदारी च। सर्वसर कितने रोग होते हैं? 3। सर्वसर रोग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त या रक्त एवं कफ निमित्त। ठीक है, सर्वसर 3 रोग होते हैं, वात, पित्त या रक्त एवं कफ निमित्त। ठीक है, कृमि ग्रंथि के बारे में बोला हुआ कि वर्तम पक्षम गत तथा वर्तम शुक्ल गत संधि की व्याधि है। कृमि ग्रंथि जो है वो वर्तम पक्षम गत तथा वर्तम शुक्ल गत संधि की व्याधि है। कृमि ग्रंथि वर्तम पक्षम गत तथा वर्कम शुक्ल गत संधि की व्याधि है। नेक्स्ट है, भागवत ने सिरोत्पात व सिराहर्ष को शुक्लगत रोग माना है। भागवत ने सिरोत्पात व सिराहर्ष को शुक्लगत रोग माना है। भागवत जी ने किसको शुक्लगत रोग माना है? सिरोत्पात व सिराहर्ष को। असाध्य सवर्ण शुक्र, असाध्य सवर्ण शुक्र। ठीक है, तो जिसमें मुदक के समान पीड़िका हो, तितिर पक्षमवत व 2 पटलों में आश्रित हो। ठीक है, असाध्य शुक्रवत असाध्य सवर्ण शुक्र। ठीक है, असाध्य सवर्ण शुक्र। शुक्र क्या होता है? जिसमें मुदक के समान पीड़िका हो, तितिर पक्षमवत व 2 पटलों में आश्रित हो। ठीक है, तो असाध्य असाध्य सर्व शुक्र, सवर्ण शुक्र, असाध्य सवर्ण शुक्र। असाध्य सवर्ण शुक्र के बारे में पढ़े हम कि सवर्ण असाध्य जो सवर्ण शुक्र होता है उसमें जिसमें मोदक के समान पीड़िका हो, तितिर पक्षमवत व 2 पटलों में आश्रित हो। नेक्स्ट है, भागवत जी के अनुसार सवर्ण शुक्र की साध्यता व असाध्यता। ठीक है, तो प्रथम पटलगत साध्य होता है। भागवत जी क्या बोलते हैं? जो प्रथम पटलगत सवर्ण शुक्र होता है वो साध्य होता है, और प्रथम व द्वितीय पटलगत जो सवर्ण शुक्र होता है भागवत जी के अनुसार याप्य होता है, और तृतीय पटलगत सवर्ण शुक्र जो होता है वह असाध्य होता है। ठीक है, तो प्रथम पटलगत भागवत जी के अनुसार प्रथम पटल, यहाँ पे भागवत पढ़ रहे हैं हम, भागवत जी के अनुसार प्रथम पटलगत जो होता है साध्य होता है, प्रथम और द्वितीय पटलगत जो होता है वो याप्य होता है, और तृतीय पटलगत जो होता है वो साध्य होता है। नेक्स्ट है कि प्रायः सभी नेत्र रोगों का मूल कारण है अभिषंध। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो जितने भी नेत्र रोग होते हैं उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण है अभिषंध। नेक्स्ट है सशोफ पाक लक्षण। ठीक है, सशोफ पाक लक्षण। पक्व उदुम्बर सन्निभ मुँह स्रवेद अश्रु उष्ण शीतांबु। सशोफ पाक लक्षण क्या है? पक्व उदुम्बर सन्निभ मुँह स्रवेद अश्रु उष्ण शीतांबु। सशोफ पाक का लक्षण क्या है? पक्व उदुम्बर सन्निभ मुँह स्रवेद अश्रु उष्ण शीतांबु। वात पर्याय क्या है? वात का पर्याय क्या है? वायु वर्तम व पक्षम में घूमती है। वायु का पर्याय है, वात पर्याय क्या है? वायु पक्षम व वर्तम में घूमती है। वात पर्याय है वायु जो है वर्तम व पक्षम में घूमती है। वायु पक्तम व वर्ष व पक्ष वायु वर्तम व पक्षम में घूमती है। वायु वर्तम व पक्षम में घूमती है। अन्य तो वात। ठीक है, तो वायु मन्या हनु आदि पर कुपित होकर नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न करती है। अन्य तो वात में क्या बोला होगा? वायु मन्या हनु आदि पर कुपित होकर नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है सिरोत्पात से सिराहर्ष की एवं अभिशंत से अधिमंत की उत्पत्ति मानी गई है। सिरोत्पात से सिराहर्ष की एवं अभिशंत से अधिमंत की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो सिरोत्पात से सिराहर्ष की उत्पत्ति मानते हैं, सिरोत्पात से सिराहर्ष की उत्पत्ति मानते हैं, और अभिशंत से अधिमंत की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट है भागवत जी के अनुसार। ठीक है, तो भागवत जी क्या बोलते हैं? भागवत जी बोलते हैं कि प्रथम व द्वितीय पटलगत दोष जो होते हैं वो उनकी तिमिर संज्ञा है। प्रथम व द्वितीय पटलगत दोषों की तिमिर संज्ञा है। तृतीय पटलगत दोष जो हैं उनकी काच संज्ञा है। भागवत जी बोलते हैं तृतीय पटलगत दोषों की संज्ञा काच संज्ञा है, और चतुर्थ
पटलगत दोष की संज्ञा लिंग नाश संज्ञा है। चतुर्थ पटलगत दोष की संज्ञा लिंग नाश संज्ञा है। शुश्रुत जी के अनुसार प्रथम द्वितीय व तृतीय पटलगत तिमिर संज्ञा है। शुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा जो पटलगत होता है वो तिमिर संज्ञा है उसकी, और जो चतुर्थ पटलगत है उसकी लिंग नाश संज्ञा है, वह नीलिका व काच इसी के पर्याय हैं। ठीक है, तो शुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा पटलगत जो रोग है वह तिमिर संज्ञा उसकी, और जो चौथा पटलगत है उसको लिंग नाश संज्ञा दी गई है और उसका नीलिका और काच पर्याय हैं। अब नेक्स्ट आता है कि पटल के अनुसार तिमिर लक्षण। ठीक है, पटल के अनुसार तिमिर लक्षण। ठीक है, तो पटल पर प्रथम पटलगत। ठीक है, तो प्रथम पटलगत तिमिर का लक्षण क्या होता है? सभी पदार्थों को अव्यक्त यानी कि अस्पष्ट देखना। प्रथम पटलगत का तिमिर का लक्षण होता है सभी पदार्थों को अव्यक्त यानी कि अस्पष्ट देखना। द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण होता है मिथ्या पदार्थ यानी कि मक्खी, मशक, केश, मंडल, पताका आदि देखकर दूर की वस्तुओं को पास में व पास की वस्तुओं को देखना, सुई के छिद्र को न देखना। ठीक है, द्वितीय पटलगत मिथ्या पदार्थ मक्खी, मशक, केश, मंडल, पताका आदि देखकर दूर की वस्तुओं को पास में व पास की वस्तुओं को दूर देखना, सुई के छिद्र को न देखना। ये द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। तृतीय पटलगत तिमिर का लक्षण क्या है? ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है पर नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ठीक है, दो वस्तुओं को तथा तीन या अनेकों रूप में देखता है। तृतीय पटलगत तिमिर का लक्षण क्या है? ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है पर नीचे की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दो वस्तुओं को तीन या अनेक रूपों में देखता है। चतुर्थ पटलगत ठीक है तिमिर का लक्षण क्या है? लिंग नाश संज्ञा, नीलिका व कांच भी इसी के पर्याय हैं। ठीक है, चतुर्थ पटलगत ठीक है तिमिर का लक्षण क्या है? लिंग नाश। ठीक है, तो चतुर्थ पटलगत को हम लिंग नाश संज्ञा भी बोलते हैं, नीलिका व कांच भी बोलते हैं, अभी पीछे पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है? दृष्टि का नाश जाता है। चतुर्थ पटलगत में चतुर्थ पटलगत तिमिर में सॉरी दृष्टि का नाश होता है। चतुर्थ पटलगत तिमिर लक्षण क्या? और केवल चंद्रमा, सूर्य व अग्नि आदि प्रकाशमान वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, तो चतुर्थ पटलगत तिमिर में दृष्टि का नाश होता है और केवल चंद्रमा, सूर्य व अग्नि आदि प्रकाशमान वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, और चतुर्थ पटलगत तिमिर का और क्या पर्याय हैं? तो लिंग नाश संज्ञा बोलते हैं इसको, नीलिका व कांच भी इसके पर्याय हैं। ये शुश्रुत जी ने बोला हुआ। ठीक है, अभी पीछे बढ़ा हमने। अब नेक्स्ट है कि दोषानुसार तिमिर के लक्षण। ठीक है, तो कौन कौन से दोषों को ले रहे हैं हम? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज और संसर्गज। ठीक है, तो वातिक तिमिर का क्या लक्षण होता है? भ्रमंतीव स पश्यति यानी कि प्रत्येक वस्तु को घूमती हुई देखता है। ठीक है, वातिक तिमिर रोग में हर वस्तु को घूमता हुआ देखता है। तो वातिक तिमिर का लक्षण क्या है? भ्रमंतीव स पश्यति। पैत्तिक तिमिर का लक्षण क्या है? पैत्तिक तिमिर का लक्षण है खदोत शक्र शिखी बहिर विचित्राणी। ठीक है, पैत्तिक तिमिर का लक्षण है खदोत शक्र शिखी बहिर विचित्राणी। श्लैष्मिक तिमिर का लक्षण है गौर चामर गौराणी, छोटे पदार्थों को भी मोटा देखता है। श्लैष्मिक तिमिर का लक्षण है गौर चामर गौराणी, छोटे पदार्थों को भी मोटा देखता है। रक्तज तिमिर का क्या लक्षण है? रक्तज तिमिर का लक्षण है हरित श्याव वर्णानी। रक्तज तिमिर का लक्षण है हरित श्याव वर्णानी। रक्तज तिमिर का लक्षण है ठीक है, रक्तज तिमिर का क्या लक्षण है? हरित श्याव वर्णानी। संसर्गज तिमिर का क्या लक्षण है? संसर्गज तिमिर में ठीक है इसमें रक्त व पित्त जन्य है। ठीक है, संसर्गज तिमिर जो है रक्त और पित्त जन्य है, और संसर्गज तिमिर को इसे हम परिमलाई काच भी कहते हैं। ठीक है, संसर्गज तिमिर को हम परिमलाई काच भी कहते हैं। तो संसर्गज तिमिर में रोगी ठीक है पीली दिशाएं, उगता हुआ सूर्य व पेड़ों व जुगनू देखता है। ठीक है, संसर्गज तिमिर रोग में रोगी पीली दिशाएं, उगता हुआ सूर्य व पेड़ों पर जुगनू को देखता है। पेड़ों पर जुगनू को देखता है।
नेक्स्ट है दोषों के अनुसार लिंग नाश का लक्षण। ठीक है, दोषों के अनुसार लिंग नाश का लक्षण। ठीक है, तो कौन कौन से दोष ले रहे हैं? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज और त्रिदोषज। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वातज लिंग नाश का लक्षण क्या है? वातज लिंग नाश का लक्षण है अरुण मंडलम वातात चलम पुरुषम तथा। वातिक लिंग नाश का लक्षण है अरुण मंडलम वातात चलम पुरुषम तथा। वातिक लिंग नाश का लक्षण है अरुण मंडलम वातात चलम पुरुषम तथा। ठीक है, अरुण मंडलम वातात चलम पुरुषम तथा। पित्तज लिंग नाश का लक्षण क्या है? पित्तात मंडलम नीलम कांस्याभम एव च। ठीक है, पित्तज लिंग नाश का लक्षण क्या है? पित्तात मंडलम नीलम कांस्याभम एव च। पित्तात मंडलम नीलम कांस्याभम एव च। श्लेष्मिक लिंग नाश का लक्षण क्या है? ठीक है ना, श्लेष्मिक लिंग नाश का लक्षण है श्लेष्मणा बहलम स्निग्धम शंख कुंदेन्दु पांडुरम चलत पदम पलाशस्थ शुक्लो बिंदु इवाम्ब भसा संकुचति आतप अत्यर्थ छायायाम विस्तृतो भवेत। विस्तृतो भवेत। ठीक है, तो श्लेष्मिक लिंग नाश का लक्षण क्या है? श्लेष्मणा बहलम स्निग्धम शंख कुंदेन्दु पांडुरम चलत पदम पलाशस्थ शुक्लो बिंदु इवाम्ब भसा संकुचति आतप अत्यर्थ छायायाम विस्तृतो भवेत। रक्तज लिंग नाश का लक्षण क्या है? प्रवाल पदम पत्राभम मंडलम शोणित आत्मकम। ठीक है, रक्तज लिंग नाश का लक्षण क्या है? प्रवाल पदम पत्राभम मंडलम शोणित आत्मम। प्रवाल पदम पत्राभम मंडलम शोणित आत्मकम। ये त्रिदोषज ये रक्तज लिंग नाश का लक्षण है। रक्तज लिंग नाश का लक्षण क्या है? प्रवाल पद्म पत्राभम मंडलम शोणित आत्मकम। त्रिदोषज लिंग नाश का लक्षण क्या है? दृष्टि रागो भवेचित्रो। त्रिदोषज लिंग नाश का लक्षण है दृष्टि रागो भवेत चित्रो। त्रिदोषज लिंग नाश का लक्षण है दृष्टि रागो भवेत चित्रो। दृष्टि रागो भवेत चित्रो। दृष्टि रागो भवेत चित्रो। ये किसका लक्षण है? पित्तज त्रिदोषज लिंग नाश का। अब नेक्स्ट है कि पित्त विदग्ध दृष्टि। ठीक है, पित्त विदग्ध दृष्टि जो होती है वो तृतीय पटल दोषों के कारण होती है। पित्त विदग्ध दृष्टि जो है वो तृतीय पटल दोषों के कारण होती है। पित्त विदग्ध दृष्टि जो है दिन में नहीं देखता है, केवल रात्रि में देख पाता है। पित्त विदग्ध दृष्टि जो है दिन में नहीं देखता है, केवल रात्रि में देख पाता है। ठीक है, तो पित्त विदग्ध दृष्टि होती है उसमें जो रोगी होता है वो दिन में नहीं देख पाता है, सिर्फ रात्रि में देख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्लेष्म विदग्ध दृष्टि। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में क्या होता है कि तीनों पटलों में दोषों के आश्रित होने के कारण होता है। ठीक है, जो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि है वो तीनों पटलों में दोषों के आश्रित होने के कारण होती है। ठीक है, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में और क्या बोल रहा है कि कफ के अल्प भाव के कारण दिन में देख पाता है मगर रात्रि को नहीं। ठीक है, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में कफ के अल्प भाव के कारण दिन में देख पाता है मगर रात्रि को नहीं। नेक्स्ट है ह्रस्व जाड्य। ठीक है, ह्रस्व जाड्य क्या है? दिन में कष्ट से देख पाता है। और ह्रस्व जाड्य में क्या होता है कि दिन में कष्ट से, ठीक है, देख पाता है और सभी रूपों को छोटा देखता है। ह्रस्व जाड्य में क्या होता है कि दिन में जो है कष्ट से देख पाता है और सभी रूपों को छोटा देखता है। ह्रस्व जाड्य में सभी रूपों को छोटा देखता है और दिन में कष्ट से देख पाता है। नेक्स्ट है नकुलांध्य। नकुलांध्य में क्या होता है कि दिन में विचित्र रूप देखता है, वह रात्रि को देख नहीं पाता। ठीक है, नकुलांध्य क्या होता है कि दिन में विचित्र रूप देखता है वह रात्रि को देख नहीं पाता। ठीक है, नकुलांध्य में रात में नहीं देख सकता है और अगर दिन में देखेगा तो विचित्र रूप देखेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि नकुलांध्य में दिन में विचित्र रूप देखता है, वह रात्रि को देख नहीं पाता। नेक्स्ट है धूमदर्शी का ही अन्य नाम हुतभुग ध्वजदर्शी है। ठीक है, धूमदर्शी को हम और क्या बोलते हैं? पर्यायवाची क्या है धूमदर्शी का? हुतभुग ध्वजदर्शी। हुतभुग ध्वजदर्शी। हुतभुग जो है एक शब्द है और ध्वजदर्शी एक शब्द है। ठीक है, तो हुतभुग ध्वजदर्शी। ठीक है, तो धूमदर्शी को हम क्या बोलते हैं? हुतभुग ध्वजदर्शी। ठीक है, तो भागवत ने धूमदर्शी को और क्या बोल रहा है? भागवत जी धूमदर्शी को धूमर भी कहते हैं। भागवत जी धूमदर्शी को धूमर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि
अम्लादयूषित शुक्तिका पित्त व श्लेष्म विदग्ध दृष्टि व राग प्राप्त तिमिर में शिरामोक्षण वर्जित है। ठीक है, तो कौन से वाले तिमिर में शिरामोक्षण वर्जित है? अम्लादयूषित शुक्तिका पित्त व श्लेष्म विदग्ध दृष्टि व राग प्राप्त तिमिर में शिरामोक्षण वर्जित है। ठीक है, अम्लादयूषित शुक्तिका पित्त व श्लेष्म विदग्ध दृष्टि व राग प्राप्त तिमिर में शिरामोक्षण वर्जित है। ठीक है, तो शिरामोक्षण कहाँ पे वर्जित है? अम्लादयूषित शुक्तिका पित्त व श्लेष्म विदग्ध दृष्टि व राग प्राप्त तिमिर में शिरामोक्षण वर्जित है। नेक्स्ट है सम्यक लिखित वर्तम का लक्षण क्या है? नख निभम। सम्यक लिखित वर्तम का लक्षण है नख निभम। ठीक है, नख निभम किसका लक्षण है? सम्यक लिखित वर्तम का। लगन चिकित्सा क्या है? भेदन, क्षारकर्म व अग्निकर्म। लगन चिकित्सा क्या है? भेदन, क्षारकर्म व अग्निकर्म। लगन चिकित्सा क्या है? भेदन, क्षारकर्म व अग्निकर्म। पक्षम कोप की चिकित्सा क्या है? पक्षम कोप की चिकित्सा है शस्त्र, क्षार, अग्नि व औषध साध्य। पक्षम कोप की चिकित्सा जो है शस्त्र, क्षार, अग्नि व औषध साध्य है। ठीक है, पक्षम कोप की चिकित्सा शस्त्र से साध्य है, क्षार से साध्य है, अग्नि से साध्य है और औषधि से साध्य है। ठीक है, अब शस्त्रकर्म, पक्षम कोप में शस्त्रकर्म कब करें? क्या पक्षम कोप में शस्त्रकर्म के बारे में क्या बताया गया है? बोला कि भ्रू से 2 भाग छोड़कर व पक्षम से 1 भाग छोड़कर यवाकार टुकड़ा काट लें। ठीक है, तो शस्त्रकर्म जो पक्षम कोप में क्या बोल रहा है, कैसे करें? भ्रू से 2 भाग छोड़कर व पक्षम से 1 भाग छोड़कर यवाकार टुकड़ा काट लें। भ्रू से 2 भाग छोड़कर व पक्षम से 1 भाग छोड़कर यवाकार टुकड़ा काट लें। नेक्स्ट है पक्षम कोप में औषध। ठीक है, तो हरित की फल व तुवर्क से प्रतिसारण करें। पक्षम कोप में औषध क्या दें? हरित की फल व तुवर्क से प्रतिसारण करें। नेक्स्ट है अर्म में मंडलागर से छेदन, कनिनिका की ओर 1/4 भाग को छोड़कर शेष 3/4 भाग का। ठीक है, तो पक्षम कोप की चिकित्सा क्या है कि अर्म में मंडलागर से छेदन, कनिनिका की ओर 1/4 भाग को छोड़कर शेष 3/4 भाग का, ठीक है, छेदन करें। ठीक है, तो अर्म में मंडलागर की चिकित्सा, मंडलागर से छेदन, अर्म में मंडलागर से छेदन करें। अर्म में किससे छेदन करें? मंडलागर। अर्म में किससे छेदन करें? मंडलागर से। ठीक है, कैसे कह रहे हैं? कनिनिका की ओर 1/4 भाग को छोड़कर शेष 3/4 भाग का, 3/4 भाग का। नेक्स्ट है गल चुंडिका में छेदन, अग्र 1/3 भाग का। ठीक है, गल चुंडिका में छेदन जो है वो अगले वाले 1/3 भाग का करें। परवणी में छेदन, अग्रिम 1/3 भाग को पकड़कर अग्रिम 1/2 यानी कि आधे भाग का छेदन करें। परवणी में छेदन, अग्रिम 1/3 भाग को पकड़कर अग्रिम 1/2 भाग का छेदन करें। नेक्स्ट है लिंगनाश शस्त्रकर्म। ठीक है, लिंगनाश शस्त्रकर्म वेदन कर्म। ठीक है, तो लिंगनाश शस्त्रकर्म में वेदन कर्म क्या करें? तो कृष्ण मंडल से 2 हिस्से छोड़कर शुक्ल भाग में अपांग की ओर दैवकृत छिद्र में करते हैं। ठीक है, तो वेदन कर्म में, लिंगनाश शस्त्रकर्म में क्या बोला हुआ है कि वेदन कर्म कैसे करें? कृष्ण मंडल से 2 हिस्से छोड़कर शुक्ल भाग में अपांग की ओर दैवकृत छिद्र में करते हैं। ठीक है, वेदन कर्म जो है कृष्ण मंडल से 2 हिस्से छोड़कर शुक्ल भाग में अपांग की ओर दैवकृत छिद्र में करते हैं। नेक्स्ट है सम्यक विद लक्षण। सम्यक विद का लक्षण क्या है? वारी विंद्वागमः सभ्यक भवेत शब्दस्थता। ठीक है, तो सम्यक विदग्ध का लक्षण क्या है? वारी विंद्वागमः सम्यक भवेत शब्दस्थता। ठीक है, सम्यक विदग्ध का लक्षण क्या है? वारी बिंद्वागमः सभ्यक भवेत शब्दस्थता। ठीक है, और क्या करना चाहिए? लिंगनाश में 3-3 दिन पर पट्ट बांधें और क्या करें? 10 दिन तक उत्तान शयन लिटाएं। ठीक है, तो लिंगनाश में 10 दिन तक उत्तान शयन कराएं। और लिंगनाश शलाका जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? लिंगनाश शलाका 8 अंगुल लंबी। ठीक है, लिंगनाश शलाका जो है वो 8 अंगुल लंबी, यव वक्र अंगुष्ठोदर प्रमाण में, वक्त्रयोर मुकुलाकृति ताम्रलो
या स्वर्ण से निर्मित। ठीक है, जो लिंग नाश शलाका होती है वो 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। यव वक्र अंगुष्ठोदर प्रमाण में वक्त्र और मुकुलाकृति ताम्र लौह या स्वर्ण से निर्मित हो। नेक्स्ट बोला कि रोपण पुटपाक से पूर्व स्नेहन व स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। रोपण पुटपाक से पूर्व, ठीक है, रोपण पुटपाक से पहले स्नेहन व स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। रोपण पुटपाक से पूर्व स्नेहन व स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। रोपण पुटपाक से पूर्व स्नेहन व स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। अब नेक्स्ट है कर्ण रोगोक्त। ठीक है, कर्ण रोगोक्त। ठीक है, तो विदर्धी के भेद कितने होते हैं? 2। अर्श के भेद होते हैं 4। ठीक है, कर्ण के रोगों में विदर्धी के भेद 2, अर्श के भेद 4, शोफ के भेद 4, अर्बुद के भेद 7। ठीक है, तो कर्ण के रोगों में विदर्धी के भेद कितने होते हैं? 2। कर्ण के रोगों में विदर्धी के भेद होते हैं 2, अर्श के 4, शोफ के भेद 4, अर्बुद के भेद 7। ठीक है, तो 7 अर्बुद के भेदों में बोल रहा कि शल्ययुक्त 6 होते हैं और बाकी जो होते हैं वो त्रिदोषज होता है। 7वां जो होता है वो त्रिदोषज होता है। कर्णशूल के बारे में क्या बोला हुआ है? कर्णशूल के बारे में बोला कि त्रिदोषज प्लस रक्तज। ठीक है, अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा। ठीक है, जो कर्णशूल त्रिदोषज और रक्तज कर्णशूलस में अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा किस में करें? कौन से कर्णशूल में अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा करें? त्रिदोषज और रक्तज में। कर्णबाधिर्य। ठीक है, कर्णबाधिर्य बेसिकली वात कफज होता है। इसमें बिलवादी तैल प्रयोग तथा प्रतिशाय व वात व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो वात कफज, कर्णबाधिर्य बेसिकली वात कफज होता है और इसमें बिलवादी तैल प्रयोग तथा प्रतिशाय व वात व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है कृमिकर्ण। ठीक है, कृमिकर्ण में क्या बोला कि वार्ता को धूम, हड़ताल व गौमूत्र का प्रयोग करें। कृमिकर्ण के बारे में बोला गया है वार्ता को धूम, हड़ताल व गौमूत्र का प्रयोग करें। नेक्स्ट है कर्ण दौर्गंध्य। ठीक है, कानों से बदबू आती है तो उसमें गुगलू से धूपन दें। कर्ण दौर्गंध्य में गुगलू से धूपन करें। कर्णक्षवेड। कर्णक्षवेड में सरसप तैल से पूर्ण करें। कर्णक्षवेड में सरसप तैल से पूर्ण करें। ठीक है, तो सरसप तैल से पूर्ण किस में करें? कर्णक्षवेड में। कर्णकंडू में वमन व नाड़ी स्वेद दें। कर्णकंडू में वमन व नाड़ी स्वेद दें। ठीक है, तो वमन व नाड़ी स्वेद किस में दें? कर्णकंडू में। कर्ण शराब, पूती कर्ण व कृमि कर्ण में राजवृक्षादि तोय तथा सुसादि कर्ण से प्रक्षालन करें। ठीक है, कानों के शराब, पूती कर्ण व कृमि कर्ण में राजवृक्षादि तोय तथा सुरसादि कर्ण से प्रक्षालन करें। ठीक है, तो किसमें राजवृक्ष तोय और सुसादि कर्ण से प्रक्षालन करें? कर्ण शराब, पूती कर्ण व कृमि कर्ण में। अब नेक्स्ट है नासा परिस्राव का क्या लक्षण बताया गया है। ठीक है, नासा परिस्राव का लक्षण क्या बताया है? तो नासा परिस्राव का लक्षण है अज स्रंचम सलिल प्रकाशम रात्रो विशेषत ही तम विकारम। ठीक है, नासा परिस्राव का लक्षण है अज स्रंचम सलिल प्रकाशम। ठीक है, रात्रो विशेषण ही तम विकारम नासा परिस्राव का लक्षण है। कौन से वाले प्रतिशाय में घृत पान का निषेध है? नूतन प्रतिशाय में। नूतन प्रतिशाय में किस पान का निषेध है? घृत पान का। नेक्स्ट है कि प्रमुख शिरो रोगों के लक्षण। ठीक है, तो प्रमुख शिरो रोग अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने खुद, और मैं एक बात बोलूँगा कि यार मैंने खुद जो रिकॉर्ड करे मैंने खुद सुन के देखे, मतलब कि दे आर वेरी इफेक्टिव। मैं पहले MCQs भूल जा रहा था। ठीक है, और मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, लेकिन अब काफ़ी इजी हो गया है। मुझे कल सामान लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा तो मैंने ईयरबड डाल दिया कान में। ठीक है, और सुनते हुए चलते रहे बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में 100% कंसंट्रेशन तो नहीं बनी। ठीक है, ये सच्ची बात है, क्योंकि आपको चलना होता है तो आपको ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है और चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। पर अगर मेरे दिमाग में 10% चीज़ें भी रिटेन हो रही हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो उस टाइम का मैं 10% भी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ तो मैं श्योर शॉट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करूँगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी यही करिए।
आंखें बंद करके रूम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टहलने का मन कर रहा है, ऑडियो डाला, दौड़ने चले गए, भागने चले गए, घूमने चले गए, ठीक है, आधा पौना घंटा घूमे, ऑडियो सुनते रहे, वापस आ गए, फिर अपना पढ़ने बैठ गए। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू।